तमाम साथियों को जय भीम, जोहार, लाल सलाम। साथियों, आज हम लोग उन दो लोगों को याद करने के लिए यहां पर हैं जिन्हें इतिहास में भुला दिया गया। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आदिवासी तबके से रहे हैं, दलित समाज से आते हैं, पिछड़े तबके से हैं, माइनॉरिटी तबके से हैं, और उनको जो है एक सिरे से नकार दिया गया। इतिहास की किताबों में उनका कोई जिक्र नहीं है। खास करके अगर आदिवासी तबके की बात करें तो हम जो आदिवासी तबका अपनी किताबों में पढ़ते हैं उनमें सिर्फ एक नाम आता है, वो है बिरसा मुंडा का। और अगर ग्रेजुएशन के लेवल पर पढ़ रहे हैं तो सिद्धू कान्हू का जिक्र आता है। इसके अलावा कहीं किसी किताब में किसी और आदिवासी नायक का या आदिवासी समाज का जिक्र ही नहीं है। जैसा कि हमारे साथी ने कहा था, मुलायम ने, अपनी बात जब रखते हुए कि आदिवासी इतिहास को अगर सिर्फ हम कॉलोनियल ईरा से ही देखें तो जो है तिलका मांझी से शुरू हो रहा है। और वो विरासत अगर तिलका मांझी से शुरू करते हुए हम लोग देखें तो तिलका मांझी का पूरा जो लड़ाई है वो जमीन को बचाने की लड़ाई है। जो लोग बाहर से आकर के जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ लड़ाई है। जो आदिवासी क्षेत्रों में आकर के पुलिस चौकी बना रहे हैं जो अंग्रेजी हुकूमत है उनके खिलाफ है। या जो अंग्रेज लोग बाहर से बाकी के जो लोग थे जिनको दिकू कहा जाता है आदिवासी भाषा में, उनको लाकर के जो बसाने की जो पूरी प्रक्रिया थी उसके खिलाफ था। और तिलका मांझी के जो पूरा का पूरा आंदोलन, उसकी परिणति यह होती है कि भागलपुर के जो कलेक्टर थे उनको भागलपुर के शहर के बीचों बीच जो है लटका दिया जाता है तिलका मांझी के द्वारा। क्लीवलैंड नाम के कलेक्टर थे वो, उनकी मौत उसी मूवमेंट में हुई। वो परंपरा अगर हम लोग देखें तो आदिवासी विद्रोह की परंपरा, या ये कह लें कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो लड़ाई छेड़ी गई थी, आजादी की लड़ाई, वो तभी से शुरू हो जाती है। और उसके बाद पूरा संताल मूवमेंट जिसके बारे में हम सब लोग परिचित हैं, 1855-56 के दौरान संथालों ने जो है बड़े पैमाने पर पूरे देश में जो है पूरे के पूरे सेंट्रल इंडिया में जो मूवमेंट चलाया वो हम सब लोग जानते हैं। लेकिन उसी दौरान 1857 जब कुछ समय बाद हो रहा है और बड़ा सारा रिसर्च 1857 पर हुआ, लेकिन एक और आदिवासी नायक थे उस समय पर, बाबूराव सेड़माके, जो कि गोंडवाना जो जिला है आज की तारीख, गोंडवाना का जो इलाका है, वहां पर अपनी रियासत में के भीतर उनकी पूरी रियासत जो अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो है लड़ाई छेड़ती है। लगभग 2.5 से 3 साल तक पूरी अंग्रेजी हुकूमत को उस इलाके से खदेड़ दिया जाता है। लेकिन बाबूराव सेड़माके का कहीं कोई जिक्र नहीं है। कुछ समय बाद आकर के देखें 1870 से लेकर के 80 के बीच में मध्य प्रदेश का जो धार और झाबुआ और इस तरीके रतलाम का जो हिस्सा है, मालवा का जो इलाका है, उसमें देखें तो वही जमींदारी साहूकारी और वही अंग्रेजी हुकूमत की जो ज्यादती थी, जो पुलिसिया जो शासन था, उसके खिलाफ टंट्या भील का जिक्र आता है, जिसे हम लोग टंट्या मामा के नाम से जानते हैं। उनको जब गिरफ्तार किया गया तो अमेरिका का जो न्यूयॉर्क टाइम्स जो अखबार है उसमें एक छोटी सी क्लिप जो है उनको रिपोर्ट करते हुए जो है आई थी, उनके बारे में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि रॉबिन हुड ऑफ इंडिया, पहली बार उनको उस तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया कि एक ऐसा आदमी जो लूटता है और गरीबों में बांट देता है, लेकिन उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। अगर 1900 के आखिरी दशक में देखें तो बिरसा मुंडा को हम याद कर सकते हैं, और उसी समय पर एक और दूसरा नाम आता है
लगभग 1900 से लेकर के 1913 के बीच में बस्तर रियासत में एक और आदिवासी नायक है जिसका नाम है गुंडाधुर, जिसने की पूरी बस्तर रियासत में और उस रियासत के जो राजा थे और उनकी जो सांठगांठ थी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, उसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। और सिर्फ विद्रोह इतना ही नहीं था, उसमें विद्रोह की सबसे खास बात यह थी कि आदिवासी इलाकों में रियासत और अंग्रेजी हुकूमत के लोग बाहर से, खास करके गुजरात से, महाराष्ट्र से, इस तरफ से जो गैर आदिवासी लोग थे उनको ले जाकर के जो है बसा रहे थे ताकि डेमोग्राफी चेंज हो सके। और उनको जिम्मेदारियां, व्यापार से लेकर के सारी जिम्मेदारियां दे दी गई, नौकरियों में उनकी भर्तियां की जानी शुरू हुई, लिहाजा वहां गुंडाधुर का जिक्र आता है। उन्हीं के कंटेम्परेरी, उन्हीं के कुछ समय बाद आज का तेलंगाना का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कोमरम भीम, जिसे पहले आदिलाबाद के नाम से जानते थे। तो जिस कोमरम भीम के नाम पर उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है, वो आदिवासी नायक कोमरम भीम 1911 में जल, जंगल और जमीन का नारा देकर के उस इलाके में आदिवासियों की जो जमीन की जो लड़ाई थी उसको आगे लेकर के जाते हैं। लेकिन उन्हें भी जो है इतिहास से गायब कर दिया गया। कोमरम भीम के ऊपर तो अभी एक मूवी आ रही है, जो आपका, जिन्होंने ये बाहुबली जो मूवी बनाई थी, उन्हीं की एक, जो डायरेक्टर उनके थे, उनकी एक मूवी है जिसमें जूनियर, जो एनटीआर का जो बेटा है, जो आंध्रा के जो मुख्यमंत्री थे, उनका बेटा उसका हीरो है, जूनियर एनटीआर जिसको कहते हैं लोग। तेलुगु मूवी है बेसिकली वो। तो वही जल, जंगल, जमीन के नाम से उन्होंने उसको बनाया और वही कोमरम भीम उसके नायक है। लेकिन उस मूवी में भी जब उसका ट्रेलर हम लोगों ने देखा तो वही भगवा चश्मा उसके ऊपर डाल दिया गया है, वही जो है भारत माता, और वही पीछे जो है भगवा झंडा, और वो सब उस लेयर में उसको बदल दिया गया पूरी तरीके से। तो जो पूरी की पूरी हमारी परंपरा थी उसे इतिहास से गायब कर दिया गया। अगर हम जयपाल का जिक्र करें तो पहला सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, जब वो संविधान सभा की पहली मीटिंग में अपना जब भाषण शुरू करते हैं, जब मसौदा पेश किया गया था, संकल्प पत्र जब पेश किया गया था और संकल्प पत्र पर बोलने के लिए जब वो खड़े हुए थे, तब उन्होंने एक बात कही थी कि मैं उन 3 करोड़ लोगों की तरफ से यहां बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं जो कि आजादी के अनजान लड़ाके हैं। और दूसरा उन्होंने साथ में सवाल किया कि आप जो ये पूरी प्रक्रिया अपना रहे हैं, जो चीज आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आप आदिवासियों को कोई लोकतंत्र सिखाने के लिए नहीं जा रहे हैं। अगर आपको लोकतंत्र और भाईचारा, जिसे आप जो है फ्रेटर्निटी कहते हैं, बंधुत्व जिसको कहते हैं, वो आपको आदिवासियों से सीखने की जरूरत है, क्योंकि ये पूरे मुल्क के लिए बन रहा है, तो उसमें हमारी सहमति है। लेकिन एक सवाल करते हैं कि जब आपने संविधान सभा में 1 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना, तो 3 करोड़ आदिवासियों में से सिर्फ 7 क्यों? मनीष ने 6 का जिक्र किया, एक्चुअली 7 हैं वो। 3 झारखंड के थे, 4 नॉर्थ ईस्ट से थे। बोला गया कि सिर्फ 7 ही क्यों 3 करोड़ की पॉपुलेशन में? 30 करोड़ लोग थे उस समय, आजादी के समय। 300 लोग उनमें से सेलेक्ट किए गए आपने, उनमें से 70 रियासतों के थे, बाकी जो है ब्रिटिश जो हिस्सा था उसके थे। और दूसरा सवाल था कि आदिवासी महिलाएं कहां हैं? टोटल महिलाओं पे सवाल भी था, लेकिन बताइए कि आदिवासी महिलाएं कहां हैं? क्या यहां पर जो महिलाएं हैं वो आदिवासी महिलाओं को भी रिप्रेजेंट करती हैं? ये सवाल वहां पर रखे गए, लेकिन पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया। और एक साजिश उस दौरान संविधान सभा के भीतर भयंकर तरीके से रची गई। और वो साजिश हम लोगों को कब पता चलती है? जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स को पढ़ना शुरू करते हैं।
पर दुर्भाग्य की बात यह है कि जयपाल सिंह मुंडा के ऊपर जब हम लोग सोर्सेज की बात करते हैं तो जिस ऑटोबायोग्राफी का जिक्र कर रहे थे मनीष, वो ऑटोबायोग्राफी लोबीर सैंड्रा के नाम से हम लोगों के पास, अगर किसी को चाहिए तो फोटोकॉपी करा सकता है, पीडीएफ भी ले सकता है। वो लोबीर सैंड्रा बेसिकली झारखंड की किसी नेटिव ट्राइब से वो वर्ड आता है जिसका मतलब है घेर करके शिकार करना, और उसका इसेंस भी यही है। जब वो ऑटोबायोग्राफी अपनी लिख रहे हैं कि कैसे मेरा घेर करके शिकार किया गया, जब वो अपने आखिरी दिनों में यूरोप की यात्रा कर रहे हैं, जब वो हॉस्पिटल से भागते हैं चुपके से निकल करके, और तब वो जब उसमें लिख रहे हैं तो उसका पूरा का पूरा सेंस यही है कि कैसे एक साजिश के तहत यह पूरा चक्रव्यूह रचा गया। संविधान सभा की जितनी बैठकें हुई उसमें उन्होंने हर मसले पे अपनी बात कही, जिसमें एक बात कही कि ना तो हम पिछड़े हैं ना माइनॉरिटी हैं, हम इस मुल्क के आदिवासी हैं, और आदिवासी के अलावा कोई भी दूसरा शब्द, चाहे अनुसूचित जनजाति का हो या क्रिमिनल ट्राइब हो या वनवासी हो या आदिम जाति हो, कोई भी मंजूर नहीं है। लेकिन उस दिन भी साजिश हुई। जिस दिन संविधान सभा में यह प्रस्ताव पेश किया गया कि आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति टर्म इस्तेमाल होगा, और वो दिन चुना गया जिस दिन जो है जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा की बैठक में अनुपस्थित थे, क्योंकि उनको जो है झारखंड भेज दिया गया था। उनकी गैर मौजूदगी में प्रस्ताव पेश किया गया, और प्रस्ताव किसके हाथों पेश करवाया वो और भी इंटरेस्टिंग है। वो अंबेडकर के हाथों करवाया गया। अंबेडकर, नेहरू जी प्रपोज करते हैं कि अंबेडकर जी इस प्रस्ताव को लाएंगे, और अंबेडकर जी लाते हैं। और कब? जब जयपाल नहीं है। क्योंकि जो 7 लोग उस संविधान सभा में आदिवासियों की तरफ से गए थे, उनमें 4 ऑफिशियल कांग्रेसी थे। 3 लोग थे जो कि कांग्रेस के खिलाफ चुन करके आए थे, जिसमें एक जयपाल थे, एक लकड़ा जी थे, और उनकी गैर मौजूदगी में प्रस्ताव पेश किया गया और उसको पास करा दिया गया कि आगे से फ्यूचर में जो है अनुसूचित जनजाति लिखा जाएगा। तो वो साजिश वहीं से शुरू होती है। दूसरी साजिश उनके खिलाफ कि संविधान सभा की जितनी भी कमेटीज बनाई गई, उनमें सिर्फ एक कमेटी में जयपाल को रखा गया, और बाकी के भी जो 6-7 मेंबर थे, 7 मेंबर, उनको भी सिर्फ जो है 2 ही कमेटियों में रखा गया। जो नॉर्थ ईस्ट से चुन करके आए थे उनके लिए जो नॉर्थ ईस्ट स्पेशल प्रोविजन के लिए जो कमेटी बनी उसमें रखा गया, और जयपाल मुंडा को जो बाकी हिस्सों के आदिवासियों के लिए जो कमेटी थी उसका सिर्फ सदस्य बनाया गया। और उन दोनों समितियों का अध्यक्ष किसको बनाया गया? एक असम के एक असमीज ब्राह्मण थे जो कि नॉर्थ ईस्ट में असमी जो ट्राइबल्स के लिए जो कमेटी थी उसका एक बारदोलाई करके नाम है उनका, उनको चुना गया। बाकी हिस्सों के आदिवासियों के लिए जो कमेटी थी उसके जो है मुखिया चुने गए ए.के. ठक्कर साहब। ठक्कर वही कांग्रेसी, अप्रकाश गुजराती। और यही ठक्कर, यही राजेंद्र प्रसाद वो लोग थे जिन्होंने पूरा का पूरा आज की तारीख में जो सैफ्रोनाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं कि भगवाकरण हो रहा आदिवासियों का, इसका ये पूरी प्रोसेस राजेंद्र प्रसाद और ए.के. ठक्कर की थी, जिन्होंने की झारखंड, छत्तीसगढ़, इस हिस्से में ये कल्चरल जो प्रोसेस चलाई थी हिंदुआइजेशन की, वो उनकी देन है। और वहां से वो पूरा खेल शुरू होता है, और वो साजिश बदस्तूर जारी रहती है, जिसका जिक्र किया गया कि जब स्टेट कमीशन बनाया गया अलग अलग राज्यों के बंटवारे के लिए 1954 के आसपास, कि जो लगातार राज्यों को अलग राज्य बनाए जाने की मांग चल रही थी, कोई भाषाई आधार पर कह रहा था, कोई क्षेत्रीय आधार पर अलग अलग राज्य की मांग चल रही थी। जब वो कमीशन झारखंड पहुंचता है उस समय कांग्रेस की लीडरशिप, जो बिहार की लीडरशिप, क्योंकि बिहार का हिस्सा था झारखंड, वहां की कहती है कि आपको नेहरू जी ने दिल्ली बुलाया है, और उनको दिल्ली भेज दिया जाता है।
या नेहरू जी जाते हैं कि आप यहां क्या कर रहे हैं, कमीशन झारखंड गया है, आप झारखंड जाइए। और वो झारखंड राज्य की मांग वहीं पर अगले कई सालों के लिए, कई दशकों के लिए दफन हो जाती है और वो 2000 में जाकर के साकार होती है। वही अलग स्टेट की मांग को लेकर के 1963 में कांग्रेस के साथ वो एक समझौता करते हैं। कांग्रेस प्रॉमिस करती है कि हम आदिवासियों के लिए अलग से झारखंड राज्य की मांग को बिहार की विधानसभा से पारित करके सेंटर को भेजेंगे और वहां से अलग राज्य आपको दिया जाएगा, आप वादा कीजिए कि आप कांग्रेस में शामिल होंगे। और वही हुआ, वो कांग्रेस में शामिल हुए। 1 महीने के भीतर ही उनको पता चला कि ब्लंडर मिस्टेक हो चुका है। लेकिन तब तक चीजें इतनी आगे निकल चुकी थी कि अब वापस नहीं हटा जा सकता था। क्यों? क्योंकि उनकी खुद की अपनी जो सेकंड वाइफ थी जहानारा जयरत्नम, जो नेहरू की पर्सनल सेक्रेटरी तो थी, वो उस समय पर जो श्रीलंका के राष्ट्रपति थे उनकी बेटी थी। और वो राष्ट्रपति महोदय जो है जयपाल जी के जो है कंटेम्पररी थे ऑक्सफोर्ड में। और वो पूरा एक चक्र भी रचा गया। फिर उनको जो नेहरू जी की सेक्रेटरी से हटा करके जयपाल की सेक्रेटरी लगाया जाता है और शादी होती है उनकी 1953 में। और 54 से ही पूरा खेल होना शुरू हो जाता है। जहानारा जयरत्नम कहना शुरू कर देती कि मुझे सांसद बना करके भेजिए, मुझे सांसद बना करके भेजिए। और वो 56-57 में जैसे चुनाव होते हैं वो सांसद बनना शुरू होती है। और उन्हीं के दबाव में पार्टी का जो है कांग्रेस में विलय हुआ। तो ये सारा का सारा जो जिसका उनकी ऑटोबायोग्राफी कहती है लोबीर सैंड्रा की, घेर करके जो शिकार करने का जो खेल था, वो शिकार इस तरीके से जयपाल का किया गया। और ये पहला नहीं है, आदिवासियों के साथ तो बिल्कुल भी पहला नहीं है। ये पूरी की पूरी इतिहास उठा करके देख लें, चाहे वो किसी भी धारा के हों। इतिहास में जब हिस्टोरियोग्राफी हम लोग पढ़ते हैं तो जो डिफरेंट लाइंस पे पढ़ते हैं, चाहे वो मार्क्सिस्ट हो, चाहे सबाल्टनिस्ट हो, चाहे नेशनलिस्ट इनको कहा जाए, चाहे और कोई धारा हो, अलीगढ़ स्कूल से लेकर के ऑक्सफोर्ड स्कूल तक चले जाइए, कैम्ब्रिज स्कूल तक चले जाए, सारे स्कूल को आप शामिल कर लीजिए, सबके साथ यही है। किसी ने भी आदिवासियों के साथ जो है न्याय नहीं किया, सबने इग्नोर किया, क्योंकि सबको पता था, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है वो क्लैश करेगा अगर वो जयपाल के बारे में या किसी भी आदिवासी के बारे में लिखेंगे। क्योंकि आदिवासियों की जो लड़ाई थी, जिसका जयपाल भी जिक्र कर रहे थे संविधान सभा की बैठकों में, कि वो जल जंगल जमीन की लड़ाई है। और दूसरी बैठक में उन्होंने कहा था संविधान सभा की में कि अभी जो ये फैशन में है क्विट इंडिया क्विट इंडिया, ठीक है, ये तो सबसे लेट कमर है, सबसे बाद में आए हैं अंग्रेज, तो जाने दीजिए। उसके बाद जो लोग बच रहे हैं और बाहर से हैं उनको भी जाना पड़ेगा। तो तमाम चीजें ऐसी हैं जिनको कि जानना समझना बहुत जरूरी है। ये हिस्टोरिकल इनजस्टिस जिसको हम लोग कहते हैं, वो आदिवासियों के साथ होता रहा है। जयपाल के बारे में जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो एक उनकी ऑटोबायोग्राफी जो कुछ समय पहले आई, कुछ साल पहले आई, उनके ऊपर एक और जो है बायोग्राफी है अश्विनी कुमार पंकज की, उसमें उन्होंने कुछ ऑटोबायोग्राफी का हिस्सा लिया, कुछ उन्होंने अपने से ऐड किया है कहीं कहीं और अलग सोर्सेस से, वो है। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट है जो इसी कोरोना काल में निकल करके आया है, वो बेसिकली संविधान सभा में जो उनके भाषण थे उनका एक कलेक्शन है। इसके अलावा कहीं पर कोई जो है और कोई बुक की फॉर्म में या रिसर्च पेपर की फॉर्म में हम लोगों को कहीं जिक्र नहीं मिलता है। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको कि हमें फिर से खंगालने की जरूरत है, इन पर रिसर्च की जरूरत है, इन पर और ज्यादा लिखने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, और इस डिस्कोर्स को आगे लाने की भी जरूरत है।
आप तमाम साथियों ने मुझे मौका दिया, सुना, उस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया इंकलाब।